थर्ड ईयर का सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बीएससी थर्ड ईयर में सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कल हमने कराया था कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में, फिर हम सिंगुलर पॉइंट बताए, फिर हमने कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बताए, फिर हम उसमें काची रीमान इक्वेशंस माने नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक उसकी कंडीशंस निकाले, माने वो चीजें हुई। आज हम इस लेक्चर्स में बताएंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ काची रीमान इक्वेशंस क्या होता है, माने पोलर फॉर्म में काची रीमान इक्वेशंस हमारा क्या होता है। कभी कभी कल वाला जो थ्योरम्स हमने कराया था नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, तो उसी को क्वेश्चंस को कभी कभी रिवाइज किया है। इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा है ऑब्टेन काची रीमान इक्वेशंस फॉर एनालिटिक फंक्शंस, ऑब्टेन काची रीमान इक्वेशंस फॉर एनालिटिक फंक्शंस। तो आज थ्योरम्स देख लीजिए। पोलर फॉर्म ऑफ काची रीमान इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ काची रीमान इक्वेशंस, रीमान इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ काची रीमान इक्वेशंस माने काची रीमान इक्वेशंस का पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म मींस मैंने बताया था पोलर फॉर्म किसे कहते हैं, और रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। आर और थीटा में जो संबंध होता है उसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो काची रीमान इक्वेशंस निकालेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में। कल कार्टेशियन में हमने निकाला था, आज हम काची रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म मींस आर और थीटा के फॉर्म्स में निकालेंगे। बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा है ऑब्टेन काची रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म्स। तो देख लीजिए थ्योरम्स। थ्योरम्स आप लोग देख लीजिए। If f of z is equal to u plus iv is an analytic function, and z is equal to r into e के पावर I थीटा, where u, v, r, theta are all real, then the Cauchy Riemann equations are, then the Cauchy Riemann Cauchy Riemann equations are del u by del r, is equal to 1 by r, del v by del theta, del u by del theta is equal to माइनस आर डेल भी बाई डेल आर। मैंने क्या कह रहा है बेटा, गौर से ध्यान दो। मैंने कह रहा है थ्योरम्स में काची रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म्स। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन इसका मतलब डोमेन डी में जो फंक्शन एफ ऑफ जेड रहा होगा उसकी डिफरेंशियबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट रही होगी। तो वही कह रहा है इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन
यदि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन है एंड आर जेड इज इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा, सिंपली जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, therefore z is equal to r cos theta plus i r sin theta, r आपने कॉमन ले लिया तो z is equal to r इन ब्रैकेट cos theta plus i sin theta बाय एलर्स थ्योरम हमारा हो गया cos theta plus i sin theta हो गया e के पावर i theta मींस therefore z is equal to r e के पावर i theta, वही चीज दी गई है। तो कहा है if f of z is equal to u plus i b is an analytic function and z is equal to r e के पावर i theta where जहां पर u v r theta सभी हमारे रियल्स हैं, तो हमको प्रूव करना है कांची-रीमान इक्वेशन जो होगा डेल u बाई डेल r इज इक्वल टू 1 बाई r डेल v बाई डेल थीटा कामा डेल u बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस r डेल v बाई डेल r। तो इसको प्रूव करने के लिए दो हमारे मेथड्स हैं, एक तो बहुत लेंदी है, एक शार्ट में है, तो देख लीजिए जो ज्यादा क्लियर हो जाए। प्रूफ देख लीजिए। गिवन दैट या वी हैव दोनों यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एंड जेड इज इक्वल टू दिया गया ई के पावर आई थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जेड की वैल्यू इक्वेशंस 2 से उठाकर इक्वेशंस 1 में रख दीजिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड we get u plus I भी इज इक्वल टू एफ ऑफ r इंटू ई के पावर आई थीटा। अब यू आप इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, देख लीजिए जो आपका प्रूफ दिया गया वह r और थीटा में है, तो इक्वेशन 3 को एक बार पार्शियली r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया जाए और एक बार इक्वेशन 3 को पार्शियली थीटा के रिस्पेक्ट में। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r कीपिंग थीटा एज ए कांस्टेंट। लेकिन ठीक है, जब कोई फंक्शंस 2 आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि हम कौन सा यूज करते हैं, पार्शियल से यूज किया जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा आर के रिस्पेक्ट में किए हैं, डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू एफ हमारा आर और थीटा दोनों का फंक्शन है, तो एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा, फिर आर इंटू ई के पावर आई थीटा का किए तो ई के पावर आई थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 partially with respect to theta we get। तो एक बार बेटा और कर लिया जाए, तो एक बार और कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा
इज इक्वल टू एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा, फिर आर इंटू ई के पावर आई थीटा का, तो ई के पावर आर ई के पावर आई थीटा, फिर आई थीटा का 1 हो गया आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहां हमारा हो जाएगा, अब बेटा गौर से ध्यान दो, माने एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा इंटू ई के पावर आई थीटा की वैल्यू है डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। तो यहां पर हमारा एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा ई के पावर आई थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस, now from equations 4 and 5 we get del u by del theta plus I del v by del theta। तो एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा इंटू ई के पावर आई थीटा की वैल्यू हमारी है, तो यहां बाहर हमारा हो जाएगा आई आर इन ब्रैकेट हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। अब हम मल्टीप्लाई कर लें तो और डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई स्क्वायर आर डेल वी बाई डेल आर। ठीक, क्लियर है ये स्टेप? फिर आप देख लीजिए इसको, डेल और डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल यू बाई डेल थीटा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आई आर डेल यू बाई डेल आर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर डेल वी बाई डेल आर। अब इक्वेट कर दिए रियल एंड इमेजिनरी, मतलब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ रियल पार्ट हमारा है डेल यू बाई डेल थीटा और इधर हमारा रियल पार्ट है माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। तो इक्वेटिंग रियल and imaginary part on both sides we get तो ये हमारा हो गया डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस आर डेल वी बाई डेल आर हो गया एंड डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। ये हमारा प्रूफ करना था। डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर।
तो इन दोनों इक्वेशनों को हम कहेंगे मिलाकर के काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म्स। इसका डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। तुम लोगों का बेटा पीसीएस और आईएएस का भी सिलेबस होता है, तो नोट कर लीजिए। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? मैंने कल हमने बताया था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, इन नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑब्जेक्ट टू बी एनालिटिक। आज टॉपिक कराई गई पोलर फॉर्म ऑफ काची-रीमान इक्वेशंस। तो पोलर फॉर्म ऑफ काची-रीमान इक्वेशंस का हमने डेरिवेशंस कराया। हमने वहां जो थ्योरम्स दिया हुआ था हमने ले लिया। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। जेड की वैल्यू दी गई थी आर ई के पावर आई थीटा, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यू प्लस आई बी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ई के पावर आई थीटा। एक बार हमने पार्शियली आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने पार्शियली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कंपेयर कर लिए, फिर इक्वेट कर दिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड्स। हमको काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म मिल गया। अब आती है बात कि हम हार्मोनिक फंक्शंस किसे कहते हैं, माने हमारा हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है। कल हमने कराया था, कल हमने परिभाषा बेटा बताया था कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। आज हमको बताना है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन माने हार्मोनिक फंक्शन हमारा क्या होता है। परिभाषा हमारा क्या होता है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच पजेज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। फिर से परिभाषा ध्यान दीजिए, एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच पजेज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स of first and second order and satisfy Laplace equations is known as harmonic functions। माने कोई अगर फंक्शन एक्स वाई का हो जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करता हो और लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो उस फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस कहेंगे। जैसे हम मान ले एफ हमारा किसका फंक्शन है, एक्स कामा वाई का, तो एफ की फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट हो, मींस डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू एग्जिस्ट हो, और वह हमारा लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो माने डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू 0 एंड डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू 0। यह हमारा क्या हो गया, लाप्लास इक्वेशन। फिर से ध्यान दीजिए किसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच पजेज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। माने कोई फंक्शन जो हो एक्स वाई का हो और उसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट हो और वह लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। लाप्लास इक्वेशन मींस डेल टू पाई इज इक्वल टू 0 या डेल टू एफ इज इक्वल टू 0, तो हम उसको कहेंगे हार्मोनिक फंक्शंस। तो परिभाषा देख लीजिए, एनी फंक्शन of x comma y which possess continuous partial derivatives of first
and second orders and satisfies लिख लीजिए, satisfies करता है, satisfies लाप्लास इक्वेशन is known as या is called हार्मोनिक फंक्शन। फिर से देख लीजिए, एनी फंक्शन ऑफ x, y which possesses continuous partial derivatives of first and second orders and satisfies Laplace equation is known as is called हार्मोनिक फंक्शंस। मान लो जैसे f हमारा किसका फंक्शन है, x, y का हो, अर्थात f ऑफ x, y जिसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट हो, माने डेल f बाई डेल x एंड डेल 2f बाई डेल x2, और जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, मींस डेल 2 फाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता हो, उसी को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। परिभाषा बनाई गई, पजेज मैंने पास करना होता है, मिल जाता है, एग्जिस्ट हो जाए। एनी फंक्शन ऑफ x, y which possesses continuous partial derivatives of first and second orders and satisfies Laplace equation is called या is known as harmonic function। अब देख लीजिए मैंने इसमें क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हमको बेटा एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी, मान लो इसकी वैल्यू f ऑफ z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और u की वैल्यू गिवन हो, तो अगर u की वैल्यू हमको गिवन हो तो बिना v की वैल्यू फाइंड किए ही हम f ऑफ z का मान निकाल ले जाएं। तो इसके लिए एक मेथड मिल्लिस और थॉमसन ने मिलकर बनाया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया मिल्लिस थॉमसन मेथड। मेरी बात फिर से सुन लीजिए। जैसे f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन है, उसको प्राप्त करना है जिसमें रियल पार्ट u की वैल्यू हमको दी गई है। तो हम क्या करते हैं, बीएससी पार्ट 2 में आपने पढ़ा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आपने पढ़ा, उसका यूज करके भी हम v का मान निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी की वैल्यू प्राप्त करनी है जिसमें u की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम मिल्लिस थॉमसन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, v का मान बिना प्राप्त किए ही हम f ऑफ z की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हमको मान लीजिए f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है और u का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं, फिर v में i का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर u में ऐड करते हैं, फिर वो जो आता है हमारा x और y के टर्म्स में आता है, x और y के टर्म्स में आता है, फिर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, तब f ऑफ z की वैल्यू z के टर्म्स में मिलती है। और u अगर दिया गया v हम प्राप्त करते हैं तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन मेथड्स हमारा मिली और थॉमसन ने एक डायरेक्ट निकाला हुआ है। क्या निकालने हैं, माने कंस्ट्रक्शन करना है। अगर हमको प्राप्त करना है f ऑफ z की वैल्यू जिसमें u हमारा दिया गया हो, तो हम बिना v की वैल्यू निकाले ही बड़े आसानी से f ऑफ z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको जो निकाले थे उनका नाम था मिल्लिस एंड थॉमसन मेथड्स।
तो आप लोग लिख लीजिए मिलनिस एंड थॉमसन मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। माने हमारी हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन माने ऑफ एनालिटिक फंक्शन, माने एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस माने एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। यदि यू की वैल्यू हमको गिवन हो या v की वैल्यू हमको गिवन हो, तो यू की वैल्यू गिवन हो, v की वैल्यू बिना निकाले ही हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन माने किसी एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन माने एनालिटिक फंक्शन अर्थात एफ ऑफ जेड की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। तो जिन्होंने दिया था उनका नाम है मिलनिस थॉमसन मेथड, मिलनिस थॉमसन थॉमसन्स मेथड। मैंने मिलनिस थॉमसन ने कैसे निकाला था, कैसे कंस्ट्रक्ट किया था एनालिटिक फंक्शंस की। यदि सिर्फ हमको u ज्ञात हो, रियल पार्ट ज्ञात हो या v की वैल्यू ज्ञात हो, तो बेटा देख लो सॉल्यूशंस देख लीजिए आप लोग। लेट z is equal to x plus iy so that z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए, तो x माइनस आई वाई ऐड कर दीजिए, x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट z plus z bar is equal to 2x. This implies x is equal to z plus z bar by 2 मिल गया हमको। एक बार सबट्रैक्ट हम कर लें तो z ऑन सबट्रैक्टिंग तो हमारा मिल गया z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2iy therefore y is equal to z माइनस जेड बार बाई कितना जी 2i। माने x की वैल्यू मिल गई z प्लस जेड बार बाई 2 एंड y की वैल्यू हमारी मिल गई z माइनस जेड बार अपन कितना 2i। अब w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी होता है। नाउ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी, चूंकि u भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन होता है और v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन होता है, मीन्स u ऑफ x कामा y प्लस i v ऑफ x कामा y। तो हम लिख सकते हैं u और x की वैल्यू है z प्लस जेड बार बाई 2 कामा z माइनस जेड बार बाई 2i प्लस i भी z प्लस जेड बार बाई 2 कामा z माइनस जेड बार बाई कितना 2i। ठीक, अब इसमें हम पुट कर लें, तो हम इसमें पुट कर लें x की वैल्यू। अब हमारे u हमारा किसका फंक्शन है, x का y भी एक्स वाई का फंक्शन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेट किया था, पुट किया था x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0। तो नाउ पुटिंग, अब यहां पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0। नाउ पुटिंग
नाउ पुटिंग x is equal to z and y is equal to 0 so that w is equal to f of z, w is equal to f of z is equal to z कामा 0 प्लस आई भी z कामा किसके इक्वल 0 z कामा 0 डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने किया था कल एक से हम प्राप्त किए थे नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो W इज इक्वल टू मीन्स W जो था W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, अर्थात dw बाई dz की वैल्यू कल हमको मिली थी डेल W बाई डेल एक्स के इक्वल, माने ब्रीफ पाथ पर वैल्यू हमारी सेम थी। तो ऑल्सो वी नो दैट, या ऐसे भी लिख सकते हैं बट वी नो दैट dw बाई dz इज इक्वल टू डेल W बाई डेल एक्स, और यही हमारा होता है एफ डैश जेड। माने हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो dw बाई dz मींस एफ डैश जेड इज इक्वल टू वैल्यू मिली थी डेल W बाई डेल एक्स, डेल W बाई डेल एक्स। और W की वैल्यू हमारी थी, या ओमेगा भी आप कह सकते हैं, W इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। तो हम यहां वैल्यू रख दे सिंस W is equal to U plus IB, therefore F dash Z is equal to del by del X U plus IB मीन्स हो गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाई डेल एक्स। अब यहां पर हम काची-रीमान इक्वेशंस का यूज कर देंगे। तो काची-रीमान इक्वेशंस का यूज कर देंगे तो डेल बी बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो यहां पर यूज कर दीजिए और एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाई डेल वाई। क्यों भाई काची-रीमान इक्वेशंस का मैंने प्रूव कराया था, डेल बी बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है माइनस डेल यू बाई डेल वाई। आप ये भी कह सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। बाई काची-रीमान इक्वेशन बाई सीआर कहते हैं भी, बाई सीआर इक्वेशंस। बाई सीआर इक्वेशंस मीन्स काची-रीमान इक्वेशंस। ठीक, तो यहां हमारा मिल गया। तो एफ डैश जेड की वैल्यू हमको मिल गई, एफ डैश जेड की वैल्यू हमको मिल गई बेटा किसकी इक्वल, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आई डेल यू बाई किसके इक्वल डेल वाई। यह डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग नेम इंपॉर्टेंट है नोट करना, टेकिंग डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू फाई वन ऑफ एक्स कामा वाई। अब यहां पर एक्स की वैल्यू जेड है और वाई की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। यह हो गया फाई वन ऑफ जेड कामा 0 एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू फाई टू ऑफ एक्स कामा वाई मीन्स एक्स की वैल्यू जेड और वाई की वैल्यू 0। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर कितना 3। अब हम क्या करें, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये पुट कर दें और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी पुट कर दें, फाई टू ऑफ जेड कामा 0। हमेशा याद रखना है, हम करेंगे डिफरेंशिएट फंक्शन जैसे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, वहां पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जेड और वाई की वैल्यू 0।
तो नाउ फ्रॉम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 5 ऑफ जेड कामा 0 एंड डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू 5 ऑफ जेड कामा 0 इक्वेशन 3 से उठा के इक्वेशन 2 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड we get to f dash z is equal to phi 1 of z comma 0 minus I phi 2 of z comma 0। अब इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट integrating this we get, अब एफ डैश जेड का फर्स्ट टाइम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो यह हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल phi 1 of z, इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट मीन्स इसको इंटीग्रेट कर दिए एफ डैश जेड इक्वल टू phi 1 of z कामा 0 माइनस I phi 2 of z कामा 0 इंटीग्रेट कर दिए। तो एफ डैश जेड का जेड के रिस्पेक्ट में चूंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर दिए, तो यह हमारा हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल phi 1 of z कामा 0 माइनस I phi 2 of z कामा 0 dz प्लस c where c is any constant, माने या ये कर सकते हैं c is constant of integration where c is constant of integration, where c is constant of integration यही हमारा फार्मूला है, मेन फार्मूला हमारा बेटा ये है कि कैसे निकालेंगे। जैसे आपको u दिया गया है, अगर आपको u दिया गया है, मान लीजिए हमको कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें रियल पार्ट u की वैल्यू दे दी गई है, तो u की वैल्यू दे दी गई, u भी एक्स वाई का फंक्शन है। हम क्या करेंगे, u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे अर्थात y को कांस्टेंट रखेंगे, माने डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, वही हमने माना था phi 1 ऑफ x कामा y, फिर इसमें x की वैल्यू z पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0, फिर u को अगेन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू phi 2 ऑफ x कामा y, अगेन पुट कर देंगे x की वैल्यू z और y की वैल्यू 0, हमको मिल जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स में x की वैल्यू z और y की वैल्यू 0 पुट किए तो phi 1 ऑफ z कामा 0, फिर u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किए डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू phi 2 ऑफ x कामा y, x की वैल्यू z और y की वैल्यू 0 अगेन पुट किए हैं तो हमको मिल गया phi 2 ऑफ z कामा 0, और वह वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में रख देंगे और इंटीग्रेशन बेटा कर देंगे तो हमको एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, सिर्फ अगर u दिया गया है डायरेक्ट हम मिलिस थॉम्सन मेथड का यूज करके एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका एक और मेथड होता है, u की वैल्यू दी गई है, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का यूज करके v की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर v की वैल्यू में हम i का मल्टीप्लाई कर देते हैं, u में ऐड कर देते हैं तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस i भी मिलता है लेकिन वह x और y के टर्म्स में मिलता है, फिर हम z की वैल्यू x प्लस i y पुट करते हैं, वह प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। अगर हम इसका यूज करते हैं, क्वेश्चन उससे भी कराएंगे आप लोगों को, उससे भी कराएंगे, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट मेथड है मिलिस थॉम्सन मेथड। कब हम ज्ञात करेंगे, जब हमको एफ ऑफ जेड का कंस्ट्रक्शन ज्ञात करना है अर्थात एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमको रियल पार्ट u या रियल पार्ट v की वैल्यू दी गई है। तो v की वैल्यू दी गई तो इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरा हमारा मिल जाता है। ठीक, अब आप इसको ठीक ना कीजिए।